नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैं अव्यय पढ़ाया था और अव्यय के परिभाषा, प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार, निपात, परिभाषा, प्रकार, ये सारे जो है आपको पढ़ाए हैं उदाहरण सहित। और उसके बाद आज प्रश्नोत्तरी का दिन है। प्रश्नोत्तरी में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके कंपटीशन में जरूर उसमें से फंसेंगे, है ना। तो उसमें निश्चित ही आपके फंसेंगे जो उदाहरण ऐसे आएंगे, तो उसको आप जरूर देखिए, जरूर सुनिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है चेतना के साथ डट जाइए तुरंत। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि एग्जाम परीक्षा का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आप लोग रिवीजन करिए फटाफट। तो प्रश्नोत्तरी के साथ जरूर रिवीजन करिए। चलिए जुड़िए फटाफट। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात, मौलिक, निर्भव भक्तिक, यौगिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं फिर भी इसमें ये वाक्य के अंगों में इसको जो जोड़ा जाता है, तो कौन सा होगा ये? बताइए फटाफट। इसमें आपका आता है, आप जानते रहिए, निपात। निपात जो है अतिरिक्त में आता है। निपात किस में आता है? अतिरिक्त में। मौलिक, निर्भक्तिक, यौगिक। तो निपात आता है अतिरिक्त में, बाकी आपका मौलिक जुड़ता है, यौगिक भी जुड़ते हैं रूप के आधार पर, निर्भक्तिक भी होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? अगला है, यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मैदान हरा भरा है। इस किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया हो विशेषण है? चलिए बताइए। इसमें आप जानते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा का बोध कराता है, मात्रा का बोध होता है। ऐसे अभिकारी शब्द जिसमें मात्रा का बोध कराए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े, तुम एक अच्छे लड़के खिलाड़ी हो। यह लड़की सुंदर है, ये तो नहीं होगा, गुणवाचक विशेषण है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, ये भी गुणवाचक है। मैदान हरा भरा है, ये भी गुणवाचक है। तो कौन सा होगा आप लोग बताएंगे, इसमें कौन सा होगा? तो आप जानते हैं इस बारिश में ओले पड़े, कितना ओला पड़ा? कम की बहुत, ये मात्रा का, बहुत ओले पड़े, तो मात्रा का बोध करा रहा है। जब मात्रा का बोध कराए तो यही होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वह अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाता है विस्मयार्थ बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विकल्प बोधक अव्यय। कौन सा होगा? इसमें आपका मनोभाव को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वो कहलाते हैं मनोभाव। मनोभाव का अर्थात मन का भाव, इससे कोई संबंध नहीं रहता। जैसे ओ आ, ये वहां के प्रयोग नहीं होता है। अरे, ये सारे नहीं होते। ओ, आ, आहा, ये मनोभाव का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है।
ये अलग होता है और ये आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। बाकी ये सब तीनों आपके आएंगे, अनुबद्ध, समुच्चय, विकल्प, है ना। लेकिन आपका मन के भाव सिर्फ आपके विस्मयादि बोधक में होता है। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, अरे ये क्या हुआ, तो मन के भाव सिर्फ जो है विस्मयादि बोधक में आता है। छी छी, इतनी बहुत गंदगी है, तो ये मन के भाव हैं, सिर्फ जो है विस्मयादि बोधक अव्यय में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से कौन सा होगा? मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तो दौड़ रही है लेकिन तेज दौड़ती है, तो सीधे ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से कौन सा होगा? कोई एक होगा इसमें। तो मोहिनी तेज दौड़ती है, दौड़ना आपका क्रिया है, तो दौड़ना तेज तो दौड़नी चाहिए। अगर आप दौड़ रहे हैं तो तेज दौड़िए, नहीं तो मत दौड़िए, ठीक है। तो रीत या नए ढंग का बोध कराता है, तो रीतवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीत या ढंग का बोध कराता है तो रीतवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक नहीं होगा, स्थान या दिशा का बोध कराता है। कालवाचक नहीं होगा, समय का बोध कराता है। और परिमाणवाचक नहीं होगा, मात्रा का बोध कराता है। तो न मात्रा है इसमें बोध करा रहा है, न समय का बोध करा रहा है, और न कोई स्थान का बोध करा रहा है। ये रीतवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुराधा के आगे रमा खड़ी है, संबंध बोधक अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, गुणवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें से कौन सा अव्यय है? आपको बताना है कौन सा अव्यय है। अनुराधा के आगे रमा खड़ी है, हमने आपको बताया है कि जहां पर दो संज्ञा सर्वनाम आए और वहां पर क्रिया के साथ संबंध का बोध कराते हैं, तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यो आपका संबंध बोधक अव्यय है। अनुराधा आपका संज्ञा है, रमा भी संज्ञा है, और इन सब का बोध कौन करा रहा है? इन सब का बोध आपका करा रहा है के आगे आपका हो जाएगा योजक शब्द। रमा के आगे, अनुराधा के आगे रमा खड़ी है। शिवम, शिवम राहुल के दाएं खड़ा है। मोर बादलों को देखकर नाचने लगा। ये सारे संबंध बोधक अव्यय आते हैं। के और, के पीछे, के आगे, के अंदर, के उपरांत, ये सारे आते हैं, दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। आप जानते रहें, समुच्चय बोधक शब्द शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ये नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण में गुण की विशेषता बताता है, गुणवाचक क्रिया विशेषण होगा ही नहीं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही होता है। तो ये आपका, यही आपका सही है। ये विकल्प में ये आपका ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया गया है? परिमाणवाचक, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प बोधक। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। कौन सा होगा इसमें? तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। इसमें आपका विकल्प बोधक होगा। इसमें आपका विकल्प बोधक होगा। और विकल्प बोधक में दो संज्ञाओं के बीच जो है कोई न कोई विकल्प होता है, उसमें या जोड़ा जाता है और या तो अथवा लिखा जाता है। विकल्प बोधक होगा। चलिए आगे चलते हैं। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार।
संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं? 10, 11, 12, 13। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं? 10, 11, 12, 13। तो आप लोग जानते रहिए संबंध बोधक अव्यय के 13 प्रकार है ना। तो आप जानते रहें संबंध बोधक अव्यय के 13 प्रकार हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, संग्रहवाचक, ये सारे 13 प्रकार होते हैं। विरोध सूचक। चलिए आगे चलते हैं। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। रीत, इसमें रीतवाचक अव्यय क्या है? धीरे धीरे करता है बात, धीरे। वह बहुत धीरे धीरे। रीतवाचक में आप लोग जानते हैं कि रीत का अर्थ होता है कि पुरानी परंपरा या ढंग, पुरानी परंपरा को निर्वाह करना, नया ढंग, तरीका, ये सारे आप जानते रहें। इसमें आपका रीतवाचक, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, तो बात धीरे धीरे ही करना चाहिए, चिल्ला के नहीं करना चाहिए। ये पुरानी परंपरा है और चिल्ला के बात करते हैं तो ये परंपरा नहीं है। धीरे धीरे आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण है। रीत का अर्थ ही होता है ढंग या तरीका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। तब, तथापि, यद्यपि आता है और ताकि जो है ये आपका विभाजक होता है, व्याकरण के अंतर्गत आता है। ये नहीं है, बाकी सब हैं। ताकि नहीं है ना। विरोध सूचक में भी आता है इतना मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ। तो ये आपका व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। ये आपका संकेतवाचक अव्यय नहीं होगा, तब होगा, तथापि होगा, यद्यपि होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या परिमाण दर्शक अव्यय है और लेकिन फलता नहीं? नहीं, परिमाण माने होता है कोई फल प्रदान करे, उसका रिजल्ट आए। इसमें कौन सा वाक्य प्रयोग करोगे तो परिमाणवाचक, परिमाण यानी फल प्रदान करेगा, तो कौन सा होगा? फल माने प्रभाव, उसका प्रभाव दिखाए, लोक। इसमें आपका आता है कौन सा होगा? ये आपका फलता होगा और नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, विरोध सूचक है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, फलता ही होगा, है ना। वह मेहनत ना करता तो फलता पास ना होता। वह मेहनत ना करता तो फलता पास ना होता। तो ये आप जानते हैं कि फलता परिमाण दर्शक होगा। मेहनत किया तभी परिमाण आया, तभी वो पास हुआ, फलता का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। केवल मोबाइल के प्रयोग से परीक्षा पास की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। कौन सा अव्यय है? केवल मोबाइल के प्रयोग से परीक्षा नहीं पास की जा सकती है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आप जानते रहिए केवल, भर, मत, ये जो है केवल, हर, मात्र, ही, तो, ये सारे जो है निपात के अंतर्गत आते हैं। ये सारे आपके निपात के अंतर्गत आते हैं। तो केवल जो है
ये मात्रा का बोध करा रहा है। ये थोड़ा सा मोबाइल पर जोर दे दिया जा रहा है। निपात का अर्थ होता ही है निधन पात, गिरना। किस पर गिरना? शब्दों पर गिरना। और जहां पर कोई जो है निपात शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के शब्दों पर थोड़ा सा बल प्रदान करता है, उसे हम निपात कहते हैं। और निपात की शुरुआत करने वाले कौन हैं? महर्षि यास्क कहलाते हैं। महर्षि यास्क। महर्षि यास्क ये निपात के दो अंग माने हैं। तो महर्षि यास्क जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी एक डॉट 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 क्रिया विशेषण है कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। कभी कभी कहते भैया वो आया था, नहीं भैया वो कभी कभी आता है, रोज नहीं आता। तो रोज नहीं आता है तो कभी कभी समय का बोध कराता है। समय का जब बोध कराए तो आपको कालवाचक के अंतर्गत आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। रीतवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, स्थानवाचक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक संयुक्त क्रिया विशेषण है, नहीं है। सांझ सवेरे, प्रतिफल, कुछ ना कुछ, वहां पर। कौन सा होगा? निम्नलिखित में से एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। संयुक्त क्रिया विशेषण सांझ सवेरे कहा जाता है। संध्या सवेरे जो है घूम टहल लिया करो। प्रतिफल, सबका जो है अपना अपना प्रतिफल मिलता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये सारे आते हैं। वहां पर नहीं आएगा, वहां पर अव्यय है। वहां पर क्या है? अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों तो आएंगे लेकिन ये जो है नहीं आएंगे वहां पर। निपात के प्रकार हैं। निपात के प्रकार हैं। निपात के प्रकार हैं 6, 7, 8, 9। कौन सा होगा? निपात के कितने प्रकार हैं आप लोग बताएंगे? 6, 7, 8, 9। इसमें आपके आप जानते रहिए निपात के 9 प्रकार हैं। निपात कितने प्रकार हैं? 9। 6, 7, 8 नहीं होगा। आगे चलते हैं। मोदी के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, में अव्यय है। मोदी के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इतने रफ्तार से जो देश बढ़ा है, 5वें नंबर पाया और कभी नहीं आया था। हाँ, है ना? तो मोदी का विकास, देश के इस समय मोदी जो है पूरे देश पूरे विश्व के लिए एक ब्रांड है और तीसरे नंबर पर लाने आने की संभावना है। तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण। मोदी के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इसमें आपका के बिना आया है, मोदी आपके संज्ञा है, विकास भी आपका विशेषण का रूप है लेकिन संज्ञा का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर के बिना जोड़ रहा है, योजक शब्द है। क्या है? योजक शब्द। तो आपका संबंध बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कैसे पढ़ोगे बिना पुस्तक?
पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? फटाफट बताइए। के बिना कैसे पढ़ोगे? इसमें आप जानते हैं बिना के पीछे के आगे ये सारे जो है संबंध बोधक के योजक शब्द हैं। इसमें आपका बिना होगा, ये आप जानते हैं। दो संज्ञा सर्वनामों को जोड़ा जाता है ना? तो दो संज्ञा सर्वनामों को जोड़ा जाता है। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, तो इसमें आपका बिना संबंध बोधक अव्यय है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। इस संबंध बोधक अव्यय में क्या प्रयोग किया? उसके के आगे मेरा कौन सा होगा? संबंध बोधक अव्यय आप जानते रहिए, ऐसे अभिकारी शब्द जहां पर दो संज्ञा सर्वनामों के क्रिया के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जानते रहिए, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका उसके तो आपका नहीं होगा, उसके घर के तो ये नहीं होगा, सर्वनाम है। के भी संबंध कारक है, यही आगे होगा। मेरा भी सर्वनाम है, उसके भी सर्वनाम है। आप जानते रहे के आपका कारक चिन्ह है, ताकि के कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है, और मेरा भी सर्वनाम है। यही आगे आपका यही सही होगा, संबंध कारक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कटोरे भर उसने खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई, कौन सा होगा? कटोरे भर उसने खीर खाई। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है ना? तो उसने नहीं होगा, भर होगा। कटोरे भर उसने खीर खाई, तो इसमें आपका भर होगा। उसने तो आपका सर्वनाम है, कटोरा संज्ञा है, और खाना क्रिया है। ये आपका क्रिया हो जाएगा। उसने आपका सर्वनाम है और कटोरा आपका संज्ञा हो जाएगा, है ना? ये गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा, है ना, इसकी स्टोरी है। तो कटोरा आपका संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? पढ़ाया इसलिए तुम हो गए। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है हो गए, तो है ना, हो गए आपका क्रिया है, हो जाना आपका क्रिया हो जाएगा। तुम आपका सर्वनाम है, आप जानते रहिए। पढ़ाना भी क्रिया हो गया, और दो वाक्यों को जोड़ता है। एक उपवाक्य आपका ये है, जहां दो उपवाक्यों या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाए, है ना, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। और जोड़ने वाले शब्द योजक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक ये योजक शब्द है। तो यहाँ पर इसलिए होगा। इतना सरल जो है इसमें था, अब बहुत सारे लोगों का गलत आ रहा था, क्रिया बता रहे थे हो जाना, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है? बाप रे बाप, हे राम, शाबाश, साधु साधु।
अनुमोदन में किसी का जो है प्रशंसा करना हो, किसी के बड़ाई करना हो तो अनुमोदन के अंतर्गत आता है। हे राम, ये तो आपका दुख के लिए शोक बोधक है। शाबाश, ये तो आपका जो है उत्साह बोधक है। शाबाश। साधु साधु, साधु साधु, ये किसी के लिए जो है उपहास देना हो। लेकिन अनुमोदन में होता है, कौन सा होगा? अनुमोदन में होगा शाबाश। किसी को प्रोत्साहित करना हो तो अनुमोदन में आएगा शाबाश। बाप रे बाप, तो आपको विस्मयात्मक आश्चर्य प्रकट हो रहा है, ये भी तो, लेकिन अनुमोदन में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या प्रशंसा सूचक, निम्नलिखित में क्या प्रशंसा सूचक विस्मयाद बोधक अव्यय नहीं है? सुंदर, साधु साधु, शाबाश, बाप रे बाप। बाप रे बाप। कौन सा नहीं होगा? सुंदर तो आपका विशेषता कहते हैं, भैया बहुत सुंदर है, वो लड़का बहुत सुंदर है, तो इसमें प्रशंसा तो किया जाता है ना, कि आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, लोग प्रशंसा करते हैं, है ना। दूसरा क्या है? साधु साधु, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी तो प्रशंसा ही किया जा रहा है, सही है सही है। शाबाश, किसी की प्रशंसा किया जा रहा है, वेल डन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, बाप रे बाप, यही नहीं होगा, ये अनुमोदन के लिए होता है। कहीं आश्चर्य प्रकट करें, आप कभी ना देखे हो तो वहां होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही परीक्षा में आएंगे। अब आप देखेंगे, आप अपने आप को अंदाजिए कि कितना आपका सही होता है, आपको कितना सही है। आप अपने आप को स्वयं तौलिए, स्वयं तुलना कीजिए कि हम कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर इसमें आपका 85 के या 80% के ऊपर गया मार्क, तब तो जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। चलिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो आप जानते हैं इसमें विस्मयाद बोधक तो नहीं होगा। विस्मयाद बोधक में आश्चर्य अचरज होता है, उत्साह होता है, उत्साह बोधक होता है, तो आशीर्वाद होता है ना, घृणा बोधक होता है, ये नहीं है। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक में तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, समुच्चय बोधक में वाक्यों का योग होता है, और किंतु परंतु इसलिए क्योंकि ये सारे प्रयोग होते हैं, फलता ताकि, ये सारे योजक शब्द आते हैं, ये भी नहीं होगा। क्रिया विशेषण नहीं होगा, जहां कहीं पे क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, ये भी नहीं होगा। संबंध बोधक होगा, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका, तो सीता संज्ञा है और पुष्प वाटिका भी संज्ञा है, तो जहां पर दो संज्ञा सर्वनामों का योजक शब्द संबंध स्थापित करे, जोड़े, वो हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। तो योजक शब्द है सहित, साथ में, सा सहित, ये सारे योजक शब्द होते हैं। चलिए, काफी लोगों का क्वेश्चन सही था, संबंध बोधक सही है। आगे चलते हैं।
अब बताइए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4, 1। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। यौगिक है, स्थान है, अनुबंध है, 3 प्रकार के हैं। चलिए आगे चलते हैं, याद रहना चाहिए इसको। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कौन सा होगा? तुम प्रतिदिन खेलते हो, इसमें प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? चलिए गुणवाचक क्रिया विशेषण। आप लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण आपको नहीं प्रकार नहीं मालूम रहेगा तो आप गुणवाचक लगाएंगे। क्रिया विशेषण के प्रकार अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण होता है, क्रिया विशेषण नहीं होता। इसमें आपका कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतवाचक, मुख्य आपके 4 ही प्रकार होते हैं। तो गुणवाचक इसमें जो है प्रतिदिन, लेकिन वो आपको गुणवाचक बताना नहीं है, प्रतिदिन पूछ रहा है। तो प्रतिदिन जो है ये आपका समय का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? रोज। हाँ रोज, वह रोज आया जाया करता है। प्रतिदिन वर्षा होती है चेरा पूंजी में, है ना। चेरा पूंजी नामक स्थान पर प्रतिदिन वर्षा होती है ना। तो वहां पर प्रतिदिन होता है। ले है मासिर राम है, वहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है ना। तो आप जानते हैं, तो इसमें आपका समय का बोध करा रहा है। आज दिन भर वर्षा हो रही है, वह प्रतिदिन प्रतिदिन जो है चाट खाता है, तो यानी रोज समय बता रहा है ना। वह प्रतिदिन जो है मीठा खाता है ना। तो यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आप जानते रहिए, ठीक है। गुणवाचक क्रिया विशेषण होता नहीं है। गुणवाचक क्रिया विशेषण दे दिया गया है। परिमाणवाचक होता है, कालवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, और रीतवाचक इसमें नहीं है। गुणवाचक क्रिया विशेषण इसमें जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। सरल वाक्य है लेकिन कठिन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बराबर बताइए। चलिए, मैं पीछे आया था, ये तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसा मत करो यौगिक क्रिया विशेषण है, ऐसा वैसा आता है उसमें। मैं ये काम नहीं करूंगा, ये भी नहीं है, तो जो है सांकेतिक है। मैं काम के पीछे आया था, डी सही है। ये आपका डी सही होगा। मैं काम के पीछे, के आगे योजक शब्द आ रहा है। योजक शब्द काम के पीछे आया था, तो ये आपका डी सही होगा, है ना। जिसका डी आंसर है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो सरल है, आपको बता फटाफट। हाँ, आप लोग जानते हैं कि समानाधिकरण अव्यय के
आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का एक अंग है, एक भेद है। और समानाधिकरण में संयोजक कहा जाता है इसको, और व्याधिकरण भी होता है, व्याधिकरण को विभाजक कहा जाता है। एक दूसरे के विपरीत शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। विभाजक में एक दूसरे के विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, संयोजक में समानार्थी वाक्यों को जोड़ता है। तो आप जानते रहे ये समुच्चय बोधक अव्यय का एक भाग होता है। संबंध बोधक अव्यय ये नहीं होगा, क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में कौन सा विस्मयादि बोधक है? विस्मय, धिक्कार, चेतावनी, संबोधन। मनोभाव के अनुसार, जैसे कहते हैं ना हटो, तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि विस्मय होगा कि धिक्कार है, यानी आप मेरे खड़े बाग बगल में खड़े होने के लायक नहीं है, है ना। चेतावनी कि हट जाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, है ना। असंबोधन कि आपको संबोधन कर रहे हैं कि तुम यहां से चले जाओ, हट जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? बी। बी धिक्कार है। ये आपका बी नहीं होगा, धिक्कार भी नहीं होगा, चेतावनी दिया जा रहा है। ये चेतावनी बोधक है, यानी किसी को चेताना, चेतावनी करना हो, चेताना हो, कहेंगे तुम यहां से चले जाओ, हट जाओ, है ना। धिक्कार में तो जो है अलग होता, कहते ना कि तुम किसी काम के नहीं हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन में, है ना। किसी को घृणित कर दिया जाए वो धिक्कार होता है। चलिए आगे चलते हैं। तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर शब्द कौन सा अव्यय है? निपात, संयोजक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। चलिए, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? तो आप जानते हैं घूमते तो रहते ही हो, दिन, और दिन के साथ जो भर का है थोड़ा सा बल प्रदान कर रहा है। जो बल प्रदान करता है तो किसमें करता है? थोड़ा सा जोर प्रदान कर रहा है तो निपात में होता है। किसमें होता है? निपात, निधनपात, यानी गिरना। किस पर गिरना? शब्दों पर गिरना। तो शब्दों पर थोड़ा बल प्रदान करता है, वो निपात के अंतर्गत होता है। और इसमें लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निपात में। चलिए आगे चलते हैं। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबोधक है? मौलिक, सार्वभौतिक, यौगिक, निर्भिक्तिक। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, तो पूर्वक क्या होगा? कौन सा होगा? हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, पूर्वक इसमें क्या होगा? पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? संबंध बोधक पूछ रहा है। संबंध बोधक अव्यय में एक पार्ट आता है जिसमें आपका मौलिक संबंध बोधक होता है, ये मौलिक के अंतर्गत आएगा। यौगिक भी होता है लेकिन यौगिक के अंतर्गत ऐसा वैसा आता है, मौलिक के अंतर्गत आता है पूर्वक, शांत पूर्वक। सार्वभौमिक नहीं होगा, यौगिक भी नहीं होगा, और निर्भक्तिक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं।
के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, तीन भी नहीं होगा, 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो क्रिया विशेषण को ऐसे भी 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक। चलिए आगे चलते हैं। मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर हूं। अब अव्यय आप जानते हैं कि अव्यय उसे कहते हैं, अव्यय उसे कहते हैं जहां पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं। ऐसे अभिकारी शब्द जिसमें लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द में आपके आते हैं, बहुत सारे होते आते हैं। इसमें कौन सा है वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए इसमें अव्यय शब्द आपका जानते रहिए। इसमें अव्यय शब्द आपका तो मैं तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। वहां होकर आपका, ये आपका होकर तो नहीं होगा, विशेषण का कार्य करेगा, आपका सहायक क्रिया है। यही वहां आपका होगा, वहां, ये आपका वहां ही होगा, ये सही है। मैं वहां होकर आया हूं, और वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय कौन सा है? वहां जो है ये अव्यय है, ठीक है। और वहां होकर आया, कहां होकर आया हूं, तो आपका एक संकेत वाचक कर रहा है, यानी स्थान वाचक क्रिया विशेषण का बोध कराएगा। और स्थान वाचक नहीं होगा तो फिर संबंध वाचक होगा। क्रिया विशेषण में स्थान वाचक और अव्यय में आ जाए तो संबंध बोधक होगा। फिर क्योंकि एक संबंध ऐसा रहा है कि मैं उस स्थान से होकर के आ रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें आपका वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? उसने कटोरा भर दूध पिया, तो आप जानते हैं कटोरा क्या होगा? कटोरा तो आपका संज्ञा होगा, दूध आपका भी संज्ञा है, पीना आपका क्रिया है, तो कौन सा होगा? भर। भर आपका अव्यय है, भर आपका अव्यय है। तो अव्यय आप जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे अभिकारी शब्द जहां पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आप जानते हैं? क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और अतिरिक्त में क्या आता है? निपात। चलिए आगे चलते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण पूछ रहा है। वह एक बाद आया। कौन सा होगा? वह एक सप्ताह बाद आया। सही है, बहुत सारे लोगों को सही है। वह तो सर्वनाम है ना। आना क्रिया है। एक सप्ताह माने एक तो विशेषण का कार्य कर रहा है सप्ताह का, यही बाद होगा। बाद जो है क्रिया के ठीक पहले इसका प्रयोग होता है तो हो जाता है क्रिया विशेषण। और सप्ताह तो सप्ताह के पहले जो ठीक प्रयोग कर रहा है संज्ञा के ठीक पहले, वो हो जाता है विशेषण। जानते रहिए। आगे चलते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। कौन सा होगा? सेनाएं युद्ध क्षेत्र संज्ञा है, योजक शब्द पूछ रहा है, आगे होगा, है ना। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो सेना तो आपका संज्ञा हो गया, संबंधवाचक हो रहा है। युद्ध क्षेत्र आपका ये भी संज्ञा हो गया। आगे ही आपका योजक शब्द है। आगे क्या है? योजक शब्द। चलिए आगे चलते हैं। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह और गया आया। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? वह आया और मैं गया। इसमें आपका आया आपका क्रिया है, और शब्द होता है। और शब्द समुच्चय बोधक में वाक्यों को जोड़ता है। और आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, क्योंकि आता है, क्योंकि आता है, इसलिए, ये सारे वाक्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं ताकि फलस्वरूप ये सारे उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो और शब्द आप जानते रहिए। आगे चलते हैं। निम्न में अव्यय है। निम्न में अव्यय है ठीक, कृष्णा, जापान, उत्तर। निम्न में अव्यय है, कौन सा होगा? निम्न में अव्यय है, ये ठीक है। कृष्णा तो आपका संज्ञा है। कृष्णा आपका क्या आ जाएगा? संज्ञा है। कोई नदी का नाम ही होता है संज्ञा। जापान भी संज्ञा है। उत्तर दिशा का नाम है, ये भी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा ही है। यही ठीक है, ठीक अव्यय है। चलिए आगे चलते हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। हर्ष सूचक है, आश्चर्य का सूचक है, शोक सूचक है, संबोधन सूचक है। अफसोस मैं वहां नहीं जा सका, तो चलिए ये आपका सही है, शोक सूचक ही होगा। दुख प्रकट कर रहे हैं, मुझे दुख है कि मैं आपके यहाँ नहीं आ सका, मैं नहीं जा सका, तो शोक सूचक होगा। ये बहुत आसान था। चलिए आगे चलते हैं। विस्मयाद बोधक मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। चलिए, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण।
कौन सा होगा? चलिए, आपका क्रिया विशेषण आपका गलत है, अव्यय होगा, है ना। अव्यय के अंतर्गत ही क्रिया विशेषण आता है, और ये समुच्चय बोधक अव्यय है ना, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है, और ये लेकिन आपका योजक शब्द है, योजक शब्द, और किसके अंतर्गत आएगा? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप अपने आप को देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए। चलिए आगे चलते हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। हवा धीरे धीरे बह रही है या हवा धीरे बह रही है, ये सारे आपके क्रिया विशेषण हैं। और धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण आपका सही है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? ये आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण है। रीतवाचक क्रिया विशेषण है। आप जानते रहें रीतवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद आपका मुंबई के निकट पूना है, तो के निकट आपका क्या होगा? रेखांकित शब्द में बताइए। संज्ञा, समुच्चय बोधक अव्यय, सर्वनाम, संबंध सूचक शब्द। ये आपका अंतिम है, और आप जानिए आपका अंतिम सही होना चाहिए, है ना। अंतिम सही सब सही। तो इसमें कौन सा होगा? चलिए, अंतिम सही सब सही। तो सब आप अपने आप को देख लीजिए, क्योंकि मुंबई आपका संज्ञा है और पूना भी संज्ञा है, और दोनों के निकट आपका हो जाएगा संबंध बोधक सूचक का शब्द है। ये संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। मैंने आपको क्लास में भी बताए हैं कि जहां दो संज्ञा शब्द, दो संज्ञाओं के साथ या दो सर्वनाम हो और क्रिया के योजक शब्द के साथ, क्रिया के साथ जुड़कर योजक शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, वहां संबंध बोधक होता है। और समुच्चय बोधक में तो दो दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में। तो अगर आपको अव्यय के प्रकार नहीं मालूम रहेगा, क्रिया विशेषण प्रकार नहीं मालूम रहेगा, अव्यय के प्रकार नहीं मालूम रहेगा, तो क्वेश्चन जरूर मिसस्टैंडिंग होगी। तो आप लोग अपने आप को तौलिए, इसमें देखिए, ये सारे परीक्षा के बहुत उपयोगी प्रश्न हैं, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो सकते हैं। तो चलिए, आज का समय समाप्त हो गया, और फिर इसी समय इसी टाइम पर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर और आप क्वेश्चन देखना है तो आपको प्लेयर पे जाइए, वहाँ पर दृष्टिकोण ऐप पर उसको इंस्टॉल कीजिए, लोड करिए, तो उसमें आपके बाद उसमें आपको डाटा मिल जाएंगे। तो चलिए, आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। आज का समय समाप्त होता है, फिर इसी टाइम इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।